हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने कुछ तार्किक योग्यता के प्रश्न लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में पूछे गए थे। आपके जितने भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं एपीएस से रिलेटेड, केवीएस से, एनवीएस के, तो इस तरह का जो एक क्वेश्चन जो बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। पेपर जो फर्स्ट होता है सबके लिए कॉमन होता है, जो उस पेपर में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पार्ट सेकंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर पहली बार फॉर्म भरा है जिन्होंने, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, अगर फॉर्म आगे भरेंगे तो रीजनिंग एबिलिटी यानी तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं और इनको ईजिली किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। पहला देखते हैं, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये पद, दूसरा पद इससे संबंधित है, तो तीसरा पद जो है इन सब में से किससे संबंधित होगा। ये चार ऑप्शन जो मिले आपको, इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए बता देता हूँ, क्योंकि उसमें फिर कहेंगे पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है। तो ठीक है, मैं उनके लिए पढ़ देता हूँ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म in the same way as second term is related to the first. As second term is related to first, the third term is related to from these four. You have to select the correct answer. इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप कहीं पे भी रफ में इस तरह से, जैसे आप मैं देख पा रहे हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है, जैसे आपको अगर खोलने के लिए दिया जाए या लास्ट पेज में आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, ए से लेके जेड तक। तो नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट आपने लिख लीजिए। उसके बाद जो पहला संबंध दिया गया है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि NQRSW में क्या संबंध है। ये जो है एक एक नंबर का अंतर इनमें देखिए, 13 14 16 17 18 19 22 23। आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पर नंबर लिखेंगे, एम का जो नंबर होता है अल्फ़ाबेट में, वो 13वां स्थान होता है और इसका 14वां। तो एक एक वर्ड है, देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड है। ऐसे आप नेक्स्ट में आ जाइए, ठीक है, CHFL से आपने रिलेशन देखना है। तो CHFL में देखिए, CHFL लिखा, उसके नीचे क्या आ जाएगा, एक कम, या इनसे एक माइनस भी कर सकते हैं आप, 1 माइनस ऊपर वाले से, तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो B आ जाएगा। फिर F में से एक माइनस करेंगे तो E आ जाएगा। तो आपने यहीं पर निकाल के जो आंसर देखिए, जो यहाँ पर निकाला गया केवल B तक इसमें देखा है उन्होंने, उसके बाद आगे किया नहीं, खाली EG के लिखा है सीधे, क्योंकि 1 माइनस कर लिया और देखा कि ऑप्शन में है, तो BE GK, तो एकदम सही उत्तर यहाँ पर आ गया। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी आपने वेस्ट नहीं करना अपना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी उस तरह के क्वेश्चन और करने हो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे ईजी हैं, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। किसी की तख्त पर 5 मित्र ABCD और E इस प्रकार बैठे हैं कि, एक तख्ते की बात कर रहा है, ठीक है, ABCD और जो दोस्त हैं उनके नाम दिए गए हैं काल्पनिक। तो C A के निकटतम बाएं बैठा है और B A D के दाएं बैठा है, E C तथा A के बाएं बैठा है। अब इसमें ये बताना आपने कि बीच में कौन बैठा है, ठीक है। 5 friends A, B, C, D and E are sitting on a bench in such a way that C is sitting to immediate left of A, B is sitting to the right of A and D, E is sitting to the left of C and A. Who is sitting in the middle? बीच में कौन बैठा है, तो इसके लिए देखिए तख्ते में बैठे हैं तो तख्ता कुछ इस तरह का आयताकार आप बना लीजिए, ठीक है। फिर इनको रख के देखिए, ठीक है, कौन किसके बगल में बैठा है, इस तरह से अगर आप बनाएं, ठीक है। पहला देख ले, C A के निकटतम बाएं बैठा है, तो निकटतम बाएं C जो है, यानी कि जस्ट उसके बाएं हाथ की ओर हो गया, ठीक है। फिर B A और D के दाएं बैठा है, इसका मतलब A और D के हैं, उसके B जो है A और D के दाएं हैं, तो A के और A के दाएं, ये B हो गया, इस तरह से लिख लिया आपने। फिर E C तथा A के बाएं बैठा है, तो C भी, इसका मतलब ये है कि इधर को है, इनके बाएं बैठा है तो इधर बैठा है। तो इस तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा A आ जाएगा और ये राइट आंसर हो जाएगा पहला, A बीच में A है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कीजिए इस तरह के क्वेश्चन, तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, तदंतर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, फिर वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, उसकी अंतिम दिशा क्या है।
नहीं बताना है, ठीक है। अ मैन स्टैंड्स फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन ही टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, व्हाट वाज हिज फाइनल डायरेक्शन। तो उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अगर आप इजीली क्लॉकवाइज करके इसको देखें, ठीक है, इसको अगर एक क्लॉक बना के देखें यहाँ पे, जैसे ही बना रखा है इसमें, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ करके आपने पहले बनाना है, ठीक है। फिर क्या बनाना है कि वो पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है पहले से ही, ठीक है, तो पश्चिम में इधर को मुँह खड़ा है उसका। फिर 135 डिग्री जो है घड़ी की विपरीत दिशा में वो घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो वो जो घूमेगा इधर को घूमेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, फिर जो है 45 डिग्री थोड़ा सा इधर को घुमा, तो इस तरह से जो उसका दिशा आएगी वो आएगी आपकी वेस्ट, ठीक है। सही उत्तर जाएगा आपका पश्चिम। अगला है, इफ सुप्रीम इज कोडेड एज DLD SRTO, हाउ वुड ब्रॉड कोड इट। यदि सुप्रीम को DLD SRTO के रूप में कोडबद्ध किया जाए तो ब्रॉड को किस रूप में कोडबद्ध किया जाता है, ऐसा आ सकता है। तो इजी है, इनको भी आप इसी तरह की मेथड से कर सकते हैं, और उसमें देखेंगे कि कितने का अंतर आ रहा है, ऐसे 4, और इसमें कितने का अंतर आ रहा है, इनमें कितने का अंतर आ रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि इसमें आधा करके मत छोड़ लेना। SGFVA तक, क्योंकि इनमें सब में सेम है तो आपको आगे तक निकालना पड़ेगा, और N तक निकालना पड़ेगा क्योंकि N 2 जगह है और V भी आया, ठीक है। तो V तक तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा तब आप कीजिएगा, नहीं तो जल्दीबाजी में करेंगे तो गलत हो सकता है आंसर। सेकेंड इज द राइट आंसर। दिए गए चित्र में निहित किसी भी आकार वाले आयतों की संख्या बताइए तथा दिए गए विकल्प को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आयताकार देखें सिंपल होता है, ठीक है। इसमें काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें एकदम इजी है, आप इसमें देखेंगे तो 36 विल बी योर आंसर, ठीक है। इसमें आप काउंट करके देख सकते हैं, किसी भी आकार के कह रहा है, आयतों की संख्या कह रहा है, ठीक है। और सही उत्तर आ जाएगा आपका दूसरा 36। फिर जो अगला प्रश्न आता है वो इस तरह से आता है कि नीचे दिए गए विकल्प के सही चित्र को चुनते हुए निम्न में जो चित्र अवयव को पूरा करना है आपने, ठीक है, कि लास्ट में क्या आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर मैट्रिक्स बाय सिलेक्टिंग द राइट फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो दिस इज अ फिगर आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल है, फिर उसमें बीच में एक फिर रेखा आ रही है, और यहाँ पर लास्ट में ये बन रहा है, यानी कि ट्राइंगल गायब हो जा रहा है। दूसरे में देखें एक स्क्वायर है, उसमें डैश रेखा है, फिर बीच का प्लस ही प्लस ये रह जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखना कि बीच में जो अंक है वही रह जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये है और ये है, ये गायब हो जाएगा तो लास्ट में बचेगा क्या, एकदम सिंपल है ये। तो आपका जो आ जाएगा यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि जो बीच की संख्या वो रह रही है ना, या कोई भी एंगल जो बना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये दूसरा इज राइट आंसर, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द नंबर सीरीज। सीरीज से संबंधित प्रश्न भी आते हैं तो काफ़ी ईजी होते हैं, लेकिन सही विकल्प चुनिए जो संख्या श्रेणी को पूरा करता हो। 7, 14, 42, 168। तो यहाँ पे एकदम ईजी तरीके से है, क्योंकि सब में देखिए कि अगर 7 दूना 14, 14 तियाँ 42, 42 चक्को 168, 168 पंचे 840। So your right answer will be 1840. Okay, here is a simple method done. 7 2 ja 14, 14 3 ja 42, and 42 4 ja 168, 168 into 5 is equal to 1840. Your right answer. अगला है, बच्चों की किसी पंक्ति में भावना बाएं से 9वें स्थान पर तथा आशु दाएं से 13वें स्थान पर है। वे अपना स्थान बदल लेते हैं तथा भावना का बाएं से 17वां स्थान हो जाता है। अब इस पंक्ति के दाहिनी ओर आंसू का कौन सा स्थान है, ये भी इजी क्वेश्चन है। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, भावना इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड आंसू इज 13th फ्रॉम द राइट। दे एक्सचेंज देयर पोजिशंस एंड देन भावना बिकम्स 17th फ्रॉम द लेफ्ट। फाइंड द न्यू पोजिशन ऑफ आंसू फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आप देखें कि अगर भावना की जो 9th पोजीशन है, ठीक है, और आंसू की 13th, और वो एक्सचेंज करेंगे जब पोजीशन, तो अगर इसको हम प्लस में करें तो 22 आ रहा है,
तो जब भी अगर यहाँ पे इवन नंबर आएगा तो आपको किस में करना होगा, n-1 कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा आपका आंसर 17 आ जाएगा। द राइट आंसर इज 21। तो यहाँ पर जो अगर 22 - 1 करें तो उसका स्थान जो आएगा 21वां आएगा। नेक्स्ट, विषम को चुनिए। तिपहिया, त्रिशूल, छोटी सी बात, तिरंगा। चूज द ऑड वन। इट इज ट्रिफल। ओके, छोटी सी बात की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे बात करें तिपहिया और तिरंगा और त्रिशूल 3 नंबर से मिलकर बने हैं, तो 3 आ रहा है इसमें। किसी परिवार में 6 सदस्य हैं, जिनमें से 3 पुरुष एक्स वाई तथा जेड तथा 3 स्त्रियां ए बी तथा सी हैं। इस परिवार में एक वास्तुकार, एक वकील, एक प्रोफेसर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा एक डॉक्टर और एक इंजीनियर है। परिवार का वर्णन इस प्रकार है। इसमें 2 विवाहित दंपति और 2 अविवाहित व्यक्ति हैं। डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ है, एक्स का विवाह चार्टर्ड अकाउंट से हुआ है, वकील ए का पिता प्रोफेसर और वकील सी की पुत्र वधू है। जेड ए का पति नहीं है, वाई एक्स का पुत्र नहीं है, यह वास्तुकार तथा प्रोफेसर भी नहीं है। वास्तुकार कौन है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए। इन ए फैमिली ऑफ 6 देयर आर 3 men एक्स वाई एंड जेड एंड 3 women A, B and C. The family has an architect, a lawyer, a professor, a chartered accountant, a doctor and an engineer. The description of family is given below. There are 2 married couples and 2 unmarried persons. The doctor is married to lawyer, X is married to the CA, A's father is a professor, the lawyer's C's daughter-in-law, Z is not A's husband, Y is not X's son, nor he is an architect nor professor. Who is architect? तो A is an architect, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोफेसर करा है, क्योंकि ए के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई यहाँ पे डिटेल में। तो इजी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखिए, खुद भी इसको करने की कोशिश कीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको जो है मुझे बताइए कि आप लोगों ने इसको किस तरह से किया। तो इस तरह से आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए तार्किक योग्यता के, जो आपके केवी प्रीवियस में पूछे गए थे केवीएस एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे भी लेकर आऊँगा आपके सामने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। थैंक यू।